दोस्तों, जब भी हम भारत के इतिहास में बड़े साम्राज्यों की बात करते हैं तो कुछ नाम तुरंत दिमाग में आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी गहरी कहानी पर बात करेंगे जहां भारत का अत्यंत शक्तिशाली मराठा साम्राज्य सिर्फ किसी युद्ध भूमि में नहीं हराया गया था, बल्कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य अंदर से ही एक सिस्टम के तहत टूटकर बिखर गया। चलिए समझते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। आज का हमारा ये सफ़र इन 6 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, द डोमिनेंट मराठा एम्पायर। दूसरा, अ लीथल पावर स्ट्रगल। तीसरा, द फर्स्ट मराठा विक्ट्री। फिर चौथा, क्रैक्स इन द कन्फेडरेसी। पांचवा, द सब्सिडरी अलायंस ट्रैप। और आखिरी, द फाइनल फॉल। ये पूरा घटना चक्र करीब 50 साल लंबा एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें धोखा, लालच और गजब की रणनीति शामिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द डोमिनेंट मराठा एम्पायर, और 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। अक्सर हमें लगता है कि 1764 के आसपास मुगल्स ही सबसे ताकतवर थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने पैर जमा रही थी, तब असली ताकत मुगलों के पास नहीं थी। मुगल सेना का दबदबा तो बस दिल्ली के लाल किले तक सिमट कर रह गया था। उस वक्त का असली अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन था मराठा साम्राज्य, जिसका विशाल क्षेत्र अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक और सिंध से ओडिशा तक फैला हुआ था। उनके पास बेहिसाब संसाधन थे और उनकी सैन्य शक्ति का उस वक्त कोई तोड़ नहीं था। अब जरा 1759 के साल पर ध्यान दीजिए। ये वो दौर था जब मराठा साम्राज्य अपने बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुका था। हालांकि ठीक 2 साल बाद 1761 के पानीपत युद्ध में उन्हें एक बड़ा झटका जरूर लगा। फिर भी उनका खौफ इतना ज्यादा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जानबूझकर अवध को एक बफर स्टेट बना के रखा हुआ था। असल में अंग्रेज किसी भी हाल में मराठास के साथ सीधे टकराने से बचना चाहते थे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, अ लीथल पावर स्ट्रगल। और यहीं से इस साम्राज्य के अंदर से खोखला होने की शुरुआत होती है। 1772 में जब पेशवा माधवराव प्रथम की ट्यूबरकुलोसिस से अचानक मृत्यु हुई, तो इसने एक भयंकर उत्तराधिकार का संकट खड़ा कर दिया। अब यहाँ पेशवा शब्द को समझना बहुत जरूरी है। शुरू में ये पद एक प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की तरह था, लेकिन समय के साथ पेशवा ही मराठा साम्राज्य का असली शासक और सर्वेसर्वा बन चुका था। छत्रपति उस वक्त तक बस नाम के प्रमुख रह गए थे। और सोचिए, जैसे ही सत्ता की ये सबसे ऊंची कुर्सी खाली हुई, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी एक खूनी पारिवारिक लड़ाई शुरू हो गई। सत्ता का लालच किस हद तक जा सकता है, ये इस घटना से पूरी तरह साफ हो जाता है। 1773 में गद्दी के लालच में अंधे होकर रघुनाथ राव ने अपने ही भतीजे और नए पेशवा नारायण राव की हत्या करवा दी। धोखे के इस एक कदम ने पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 मंत्रियों की एक परिषद ने फैसला किया कि नारायण राव का नवजात शिशु ही अब असली पेशवा होगा। इस फैसले के बाद सत्ता से पूरी तरह बाहर किए गए रघुनाथ राव ने वही किया जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने हताश होकर अंग्रेजों से जाकर मदद मांग ली। अब आते हैं तीसरे भाग पर, द फर्स्ट मराठा विक्ट्री यानी पहला एंग्लो मराठा युद्ध। यहाँ मराठों ने साफ दिखा दिया कि उन्हें हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये पूरा दौर किसी केओस से कम नहीं था। एक तरफ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे और कैलकाटा ब्रांचेस ही आपस में राजनीतिक तौर पर उलझ रही थीं और अपने ही फैसले तोड़-जोड़ रही थीं। पर दूसरी तरफ मराठों ने गजब का पलटवार किया और 1779 के वाड़गांव युद्ध में बॉम्बे सेना को बुरी तरह से कुचल कर रख दिया। अंत में इस टकराव के बाद अंग्रेजों को पीछे हटना ही पड़ा और 1782 की सालबाई संधि के तहत मराठों ने अंग्रेजों को अगले 20 साल तक शांति बनाए रखने पर मजबूर कर दिया। और इस शानदार जीत के पीछे एक मास्टर स्ट्रोक था। नाना फडणवीस ने आगे का भविष्य देख लिया था। उन्हें अंग्रेजों के साम्राज्यवादी और खतरनाक मंसूबों का पूरा एहसास था। इसलिए उन्होंने एक अभूतपूर्व कदम उठाया और हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर के हैदर अली, आरकट के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को एक साथ मिलाकर एक विशाल ग्रैंड अलायंस यानी महागठबंधन तैयार कर दिया। एकजुट होकर ही उन्होंने उस वक्त अंग्रेजों को रोके रखा था। चलिए अब देखते हैं भाग 4, क्रैक्स इन द कन्फेडरेसी, और समझते हैं इन 20 सालों की शांति का कड़वा सच। सालबाई की संधि ने ब्रिटिश और मराठों के बीच शांति का दिखावा तो जरूर किया, लेकिन सतह के ठीक नीचे बहुत कुछ चल रहा था। असल में मराठा साम्राज्य एक अकेला सेंट्रलाइज्ड राज्य नहीं था, बल्कि इन 5 अलग अलग धाराओं का एक महासंघ था। गायकवाड़, भोंसले, होलकर, सिंधिया और पेशवा,
जब तक इन सबको जोड़े रखने वाले नाना फडणवीस जिंदा थे, इनमें एकता बची रही। पर जैसे ही साल 1800 में उनका निधन हुआ, इन पांचों धाराओं के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की भयंकर आपसी लड़ाई छिड़ गई। और क्या आप जानते हैं कि इन्हीं 20 सालों की शांति में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ वेट किया और उल्टा मराठों का ही इस्तेमाल करके मैसूर साम्राज्य को पूरी तरह कमजोर कर दिया। ये कंपनी की सबसे चालाक और कोर रणनीति थी। अपने दुश्मनों को आपस में लड़कर थकाने दो और हमला करने के लिए एकदम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करो। और दोस्तों, अंग्रेजों के लिए वो परफेक्ट मोमेंट आखिरकार आ ही गया। आते हैं भाग 5 पर, द सब्सिडियरी अलायंस ट्रैप, जिसकी वजह से दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हुआ। 1802 में जब पेशवा बाजीराव द्वितीय पर होलकर फैक्शन ने हमला किया, तो वो जान बचाकर भागे और अपनी गद्दी वापस पाने के लिए उन्होंने एक फैटल गलती की, अंग्रेजों से मदद मांग ली। ये डर उन्हें सब्सिडियरी अलायंस के भयंकर जाल में ले गया। जरा इसके 3 कदम देखिए। पहला, कंपनी पुणे में अपने 6000 सैनिक पेशवा की रक्षा के लिए तैनात करेगी। दूसरा, इन सैनिकों का बेहिसाब खर्च उठाने के लिए पेशवा को अपनी बड़ी जमीनें अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेंगी। और तीसरा और सबसे घातक पॉइंट, पेशवा आगे से किसी भी और देश या राज्य के साथ स्वतंत्र रूप से कोई संधि नहीं कर सकेगा। अपनी खुद की जान बचाने के लालच में पेशवा ने वर्चुअली अपने पूरे साम्राज्य की आज़ादी अंग्रेजों को गिरवी रख दी। अब जाहिर सी बात है, बाकी मराठा धरों को यह बदनामी भरा सौदा कहाँ मंजूर होने वाला था। सिंधिया और भोंसले ने पेशवा की इस संधि को मानने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध भड़क उठा। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। इस बार मराठास पूरी तरह से आपसी फूट का शिकार थे। यहां तक कि पेशवा और गायकवाड़ तो खुद अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। इस इंटरनल डिवीजन का पूरा फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बचे हुए फैक्शंस को बेहद आसानी से हरा दिया और दिल्ली और आगरा जैसे विशाल हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। अब आते हैं अपने आखिरी और डिसाइसिव हिस्से पर, भाग 6, द फाइनल फॉल, यानी तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य का आखिरी अंत। जब इस युद्ध की धूल छानती, तो पेशवा भले ही अपनी गद्दी पर वापस थे, पर क्या एक कठपुतली शासक कभी अपने ही धागे खुद काट सकता है? 1817 आते आते बाजीराव द्वितीय को ये बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी कि ब्रिटिश असल में मराठा शक्ति का वजूद ही हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने छिपकर एक हत्या की साजिश रची और कमजोर पड़ चुके बाकी मराठा धरों को एक साथ लाकर अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी डेस्परेट कोशिश की। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस छोटे से तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में, जो 1817 से 1818 के बीच हुआ, भले ही मराठा फैक्शंस एक बार के लिए एकजुट थे, पर डेकेड्स की इंटरनल लड़ाइयों ने उन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें बेहद आसानी से तबाह कर दिया। सैन्य ताकत नाम मात्र की भी नहीं बची थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पेशवा की पदवी ही समाप्त कर दी गई और देखते ही देखते अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप के करीब 2/3 हिस्से पर अपना अटल अधिकार जमा लिया। ये पूरा विश्लेषण हमें इतिहास का एक बहुत ही गहरा और जरूरी सबक सिखाता है। अगर इन सभी मराठा उद्धरों और बाकी राज्यों में एकता होती, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इस विशाल उपमहाद्वीप पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य अचानक बाहर से नहीं टूटते हैं। वो हमेशा पहले अपने ही लोगों की महत्वाकांक्षा और आपसी फूट के कारण अंदर से खोखले होते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के दौर में भी हमें ऐसी ताकतें देखने को मिलती हैं जो सतह पर तो बहुत मजबूत दिखती हैं, लेकिन अंदर से ठीक इसी तरह बिखर रही हैं?